हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाई, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, इस एमपी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और चलो हम शुरू करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो है यूपीएससी, एसएससी आदि वगैरह जो है बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में पूछे जाते हैं। इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन करंट के होते हैं और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं, जो परीक्षा में जिनकी संभावना जो पहले पूछ लिए गए और इनकी आगे भी बहुत अधिक संभावना होती है। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े। आओ चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चेन्नई में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता किस आईआईटी ने आयोजित की? यानी कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये करिए आईआईटी मद्रास ने। देखो, पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता जो है ये चेन्नई में आईआईटी में आयोजित की गई। जो रेल मंत्री है श्री अश्वनी वैष्णव, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इन्होंने समझाया कि आईआईटी की टेक्नोलॉजी में भारत का स्थान कितना ऊंचा है, भारत कितने ऊपर पहुंचता है। उन्होंने इसकी क्षमता को दर्शाया, इसकी क्षमता को समझाया। पहली बार ये प्रतियोगिता हुई, विश्व में इसका बहुत अधिक नाम है। तो ये प्रश्न जो है ना, इस हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु भाषा के संबंध में क्या अनिवार्य किया है? उन्होंने अनिवार्य किया कि कक्षा 1 से 10 तक तेलुगु को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। फरवरी 2025 में हेन स्कोमावर माकर के उत्तराधिकारी के रूप में यूनिलीवर, किसके यूनिलीवर के ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? किसको? फर्नांडो फर्नांडीज को जो है सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? यूनिलीवर के। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बानो मुश्ताक का कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबी सूची में शामिल हुआ? उसका नाम है हार्ट लैम्प। तो कोई लघु कथा कन्नड़ है जो बानो मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है। अब ये जो है ये कन्नड़ भाषा में है। 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था, उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, उसमें जो है 13 पुस्तकों को शामिल किया गया। इन 13 पुस्तकों में जो 11 उपन्यास हैं और 2 लघु कथा उपन्यास, 2 लघु कथाएं हैं, जिसमें जो है एक हार्ट लैम्प है बानो मुश्ताक की, जो यानी कि इस कन्नड़ भाषा और रोमानिया भाषा को जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर जो है ख्याति मिली है, उसमें शामिल किया गया है। तो ये भारत के लिए बड़े अच्छे शुभकामनाओं की बात है। अब ये प्रश्न जो है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि हार्ट लैम्प, यानी कि हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? बानो मुश्ताक। और हार्ट लैम्प को किस कौन से सन के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित मतलब चयनित किया गया? तो आंसर होगा 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। तो ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया। क्वेश्चन नंबर 5। जयपुर में क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किस पावर स्टेशन में प्रथम पुरस्कार जीता है? वो जीता है सलाल पावर स्टेशन। देखो, सलाल पावर स्टेशन जो है क्षेत्रीय भाषा के सम्मेलन में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार इसने जीता है, क्योंकि ये वहाँ की प्रोग्रेस, इनके पावर स्टेशन है ये, जो जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, लघु बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्षेत्र का बहुत अधिक विकास करती हैं। तो ये ऐसी योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में, यानी कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में एप्पल और नाइक जैसी कंपनियों से आगे विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन सी कंपनी बनी? वो है रिलायंस कंपनी, जो भारत की कंपनी है। देखो, विश्व क्षेत्र में भी जो भारत का कितना ऊंचा नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो एप्पल और नाइक जैसी कंपनी को पछाड़ करके विश्व की नंबर दूसरे स्थान की कंपनी बनी है? उसका नाम है रिलायंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7। 1 अप्रैल 2025 से स्टैंडर्ड चार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कब? 1 अप्रैल 2025 से किसे नियुक्त किया जाएगा? वो है पीडी सिंह। पीडी सिंह जो है जरीन दारूवाला, यानी कि जो अभी जो अध्यक्ष है जरीन दारूवाला जी, उनका स्थान लेंगे। ये जो है ये 31 मार्च 2025 को जो है रिटायर होंगे। उनका स्थान लेंगे ये 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि सीईओ का पदभार ये संभालेंगे। आरबीआई की बहुत बड़ी योजना है, यानी कि पीडी सिंह को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए इसी श्रृंखला में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में क्रेपिडियम आर्सियकियम नाम की नई आर्किड प्रजाति की खोज की है? आर्किड प्रजाति की खोज की है। ये आपका है
डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, इसकी खोज की गई। इनके जिंदू शर्मा और ख्यालजीत गोंगोई ने जो है इसकी खोज की। आर्किड ऑफ असम वैश्विक स्तर पर जो है इनने लगभग 27,000 प्रजातियां हैं, लेकिन असम में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 27,000 प्रजातियां हैं। और भारत में जो है इसकी 1,265 प्रजातियां हैं। और असम में अकेले असम में ही जो है 414 प्रजाति आर्किड की पाई गई है। क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी? कितने? 1,000 करोड़ रुपए के। ये दिया है अंतरिक्ष क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यानी कि लगभग 33 से 44 अरब डॉलर का निवेश इसमें किया जाएगा। इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लगभग इतने अरब डॉलर का इसमें निवेश किया जाएगा। यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोजबीन करना, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से देश फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं? किसके फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं? यह ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके सदस्य। इनके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब? 1948 में, तो उसके बाद में जो है इस संगठन की स्थापना की गई थी। तब से इसमें शामिल है। इनका मकसद है कि उपग्रह के बारे में, टेलीफोन के बारे में और फाइबर प्लास्टिक के बारे में कैसे इनका यूज किया जाए, कैसे पर्यावरण को सुधार के रखा जाए, कैसे विश्व स्तर पर जो है हर संसार में सभी प्रकार का सुधार किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो फाइव आइज अलायंस के जो सदस्य हैं वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि 5 देश हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, कूजी बीच जो रहस्य मलबे की खोज के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। देखो इसके अंदर जो है टार वाल्स थे। टार वाल्स का मतलब है तेल रिसाव के बाद में जो बनने वाले छल्ले हैं, जिसमें रेत, समुद्री जल आदि मिलाकर के जो है जो कठोर पदार्थ बनाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन पदार्थ बनाते हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बड़ा जोखिम है, पर्यावरण को के लिए बड़ा जोखिम होता है। तो ये था कुछ बीच था। इस रहस्य मलबे के कारण जो है खोज में था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इसके अंदर इसका जो मलबा था वो बहुत खतरनाक था। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सेना प्रमुख ने अग्निअस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण किस शहर में लॉन्च किया है? ये क्या है? गंगटोक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये जो अग्निअस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक है ये लॉन्च किया गया है। ये बंकरों की विनाशता को सुधारता है, आतंकवाद विरोधी कार्यों में मदद मिलती है। लगभग 400 मीटर तक की इसकी रेंज है, यानी कि इससे ज़्यादा भी इसकी रेंज हो सकती है। लगभग 400 मीटर, इससे ज़्यादा भी, नई टेक्नोलॉजी में इससे ज़्यादा भी इसकी रेंज हो सकती है। तो ये जो है ये सेना के लिए और आतंकवाद विरोधी कार्यों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या? अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कटहरी जनजाति की क्या नाम है? कटहरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? कटहरी जनजाति ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र और गुजरात में। देखो कटहरी जनजाति के लोग जो है बहुत कम है। 75 कमजोर जातियों में जो है इस जाति की गणना की जाती है, जो महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़ और ठाणे में अधिकतर पाई जाती है। इनको छोटे छोटे समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इनका जो कार्य है परिश्रम करना, यानी कि मजदूरी करना, जैसे ईंटें पाथना है, दूल्हे के खेतों में कार्य करना है, कृषि कार्य करना है, लकड़ी बेचना है, लकड़ी को काट करके बेचना है। तो ऐसे छोटे छोटे श्रम करते बहुत कमज़ोर, बहुत गरीब जनजाति है कटियार जनजाति, जो मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। यानी कि महाराष्ट्र गुजरात में ऐसी कौन सी जनजाति है जो मुख्य रूप से कमज़ोर तबके में पाई जाती है? तो उसका नाम हो गया कटियार जनजाति। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आगे पीछे से उल्टे सीधे तरीके से पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस रेडी इंडेक्स, बी इंडेक्स बोलते हैं, BR इंडेक्स, बिजनेस रेडी इंडेक्स तैयार किया है? BR इंडेक्स बोलते होते हैं विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। देखो बिजनेस यानी कि इसका लक्ष्य है 2026 तक की अर्थव्यवस्था को तो जो है 54 से बढ़ाकर जो है लगभग 180 देशों तक इसको फैलाना है। यानी कि 180 देशों तक तो है इसका विस्तार करना है बिजनेस रेडी इंडेक्स को, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना है पूरे वर्ल्ड में सभी देशों में इसका विस्तार करने के बाद। तो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी राज्य सरकार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव किसका
25वां हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है वो है, आंसर है सी यानी कि नागालैंड। नागालैंड सरकार ने जो है वेल्स यानी कि ब्रिटिश सरकार के वेल्स के द्वारा इसकी साझेदारी की है। ये कंट्री पार्टनर के रूप में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को नए नए अवसर, रोजगार के अवसर कैसे प्रदान किए जाएं, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। तो प्रश्न जो है कई तरीके से बन सकता है। युवाओं के मुख्य रोजगार के लिए किस राज्य ने ब्रिटिश सरकार के साथ में समझौता किया हुआ है? नागालैंड राज्य ने। कौन से महोत्सव में? 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में नए नए युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो देखिए ये चित्र देख रहे हैं यहाँ, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना मायाधर राउत, जिनका अभी भी जो है 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्याचार्य मायाधर राउत, जिन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके? ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मायाधर राउत को, जिनका अभी जो है 92 वर्ष की उम्र में जो है 22 फरवरी 2025 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। उनके परिवार ने पुष्टि की वृद्धावस्था के कारण उन्होंने शांति से अंतिम सांस ली। पद्मश्री से सम्मानित, कैसे? पद्मश्री से सम्मानित मायाधर राउत ने 1950 के दशक में ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार और मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट, शून्य विभाजन दिवस। शून्य विभाजन दिवस जो 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और समानता के साथ जीने का अधिकार देता है। इसे बोलते हैं शून्य भेदभाव दिवस, शून्य विभाजन दिवस, यानी कि किसी प्रमुख प्रकार का भेदभाव न करना, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से जीने का अधिकार, भेदभाव से मुक्त वातावरण सुनिश्चित करता है। तो कौन सा दिवस है वो शून्य दिवस कब मनाया जाता है? वो 1 मार्च को मनाया जाता है। UNAIDS द्वारा 2014 में शुरू किया गया दिवस समावेशन, करुणा और शांति को बढ़ावा देता है तथा विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने पर जोर देता है। कौन सा? शून्य भेदभाव दिवस जो 1 मार्च को मनाया जाता है। 2025 की थीम, यानी कि इस दिवस की 2025 की थीम थी वी स्टैंड टुगेदर। वी स्टैंड टुगेदर, हम साथ साथ खड़े हैं। वी स्टैंड टुगेदर, हम सब पूरा का पूरा विश्व एक साथ खड़ा है। इस वर्ष की थीम समुदाय नेतृत्व वाले प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है। और HIV प्रतिक्रिया, यानी कि जो HIV से पीड़ित हैं उनको भी अपने गले लगाओ, उनके प्रति सहानुभूति रखो और वैश्विक स्वास्थ्य पहल को बनाए रखने में ये सहायता करती है। इसलिए इसको मनाया जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? शून्य विभाजन दिवस। नेक्स्ट जो है विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को ये भी मनाया जाता है। कौन सा? विश्व समुद्री घास दिवस भी वो 1 मार्च को ही मनाया जाता है। यह दिवस समुद्री घास और समुद्री परिस्थितियों के तंत्र में इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के और करंट अफेयर्स के और आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़ें और अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहें। और आप कमेंट में लिखें अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।